नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, जिसे लिखा है माधव प्रसाद सप्रे जी ने। माधव प्रसाद सप्रे जी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और वहीं से उस समय एक भी प्रेस नहीं थी उनके इलाके में, छत्तीसगढ़ के ये रहने वाले थे। तो इन्होंने वहाँ से मित्र नामक अखबार निकालना शुरू किया 1900 में, और 1901 में उसमें यह कहानी छपी थी उसी पत्र में, एक टोकरी भर मिट्टी। हिंदी की पहली कहानी भी इसे माना जाता है। हिंदी साहित्य की भी अन्य भी कहानियां हैं, जैसे दुलाई वाली वह है, 11 वर्ष का समय, इंदुमती, बहुत सी कहानियां हैं जिनका रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है हिंदी की पहली कहानी के रूप में। लेकिन इस कहानी का उल्लेख रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ में नहीं किया है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि शोध जब होते रहते हैं तो धीरे धीरे शोध के आधार पर बहुत से तथ्यों का संकलन किया जाता है। उस आधार पर वर्तमान समय में एक टोकरी भर मिट्टी को भी हिंदी की प्रथम कहानी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो यह 1901 में प्रकाशित हुई थी मित्र, छत्तीसगढ़ से निकलने वाले मित्र अखबार में। ठीक है, इससे संबंधित एक प्रश्न यह बनता है। अब देखते हैं हमारी जो आज की कहानी है। छोटी सी कहानी है यह, लेकिन सामान्य दृष्टि देखने पर आपको ये एक बुढ़िया की कहानी, जो लोक कथाएं होती हैं, डोकरी की जो कथाएं होती हैं, डोकरी मतलब होता है बुढ़िया, अपनी जो देशी भाषा होती है उसमें कहते हैं डोकरी, है ना। तो वो जो डोकरी की कहानियाँ जो प्रचलित थी, बिल्कुल वैसी ही एक लोक कथा की तरह यह है, लेकिन इसके भाव बहुत गंभीर हैं। दो वर्ग हैं, एक है अमीर वर्ग और एक होता है जिसे हम निम्न वर्ग और पूंजीपति वर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो उसका क्या प्रभाव है इस कहानी में दर्शाया, साथ ही भ्रष्टाचार कैसे समाज में फैला हुआ है, उसकी भी एक झलक इस छोटी सी कहानी में देखने को मिलती है। बाकी तथ्यों पर चर्चा करेंगे, छोटी सी कहानी है। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। पात्र परिचय के विषय में यदि बात करें तो किसी भी पात्र का यहाँ नाम नहीं दिया है। दो पात्र मुख्य हैं, एक है श्रीमान जमींदार और दूसरे हैं विधवा की झोपड़ी। नाम देना आवश्यक भी नहीं है यहाँ पात्र का, क्योंकि जो कहना चाहते हैं वो बस छोटे से चंद शब्दों में वह अपना जो उद्देश्य है कहानी का, वो उस समाज की, तत्कालीन समाज की जो व्यवस्था थी, जो कि आज भी है, उसको व्यक्त करती हुई एक कहानी है। तो पात्र इतने ही है, इसलिए विशेष कोई पात्र परिचय मैंने आपको नहीं दिया। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। यानी एक बहुत अमीर जमींदार हैं, तो उनकी जो हवेली है उसके पास क्या होता है, महल मान लीजिए, उसको बड़ी सारा घर है तो महल, और विधवा की एक कच्ची घास फूस का बना हुआ घर है, उसे झोपड़ी की संज्ञा दे दी गई है। तो जो विधवा है वह वहाँ पर रहती है, वर्षों से रहती है। वहाँ राजा का महल है, वो राजा का नहीं, जमींदार का महल है। अब वो जो जमींदार है वो उस महल को महल का अहाता होता है उसको बढ़ाना चाहता है। इसके लिए क्या कहेगा, वो विधवा से कहता है कि भाई तुम अपनी झोपड़ी यहाँ से हटाकर अन्यत्र ले जाओ, तो मैं अपना अहाता बढ़ा लूँ। लेकिन विधवा वहाँ से नहीं हटती। क्यों? क्योंकि वो तो उसकी तो कई पीढ़ियों से वो वहाँ निवास करती हुई आई थी, तो कैसे उसको हटा ले। पर जो विधवा है वो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोंपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। पतोहू यानी बहू। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोंपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। यानी विधवा का कोई सहारा नहीं था। विधवा से आप तात्पर्य यदि दो वर्गों में जैसे समाज को बांटें आप, तो जो गरीब वर्ग है उसकी जो झुग्गी झोंपड़ियों में निवास करता है, जो बड़े बड़े अमीर लोगों को वहाँ होटल या मॉल, शॉपिंग मॉल, होटल वगैरह बनाने होते हैं, तो वो यही करते हैं। पहले उनसे अनुनय विनय करते हैं, लेकिन जब वो नहीं मानते तो फिर विभिन्न हथकंडे अपनाते हैं। राजनीतिक भी, वकीलों को भी गरम थैली दी। यानी भ्रष्टाचार की ओर यहाँ पे ध्यान केंद्रित किया है लेखक ने हमारा।
सामान्य सी एक लाइन के माध्यम से, यानी भ्रष्टाचार का माध्यम और विभिन्न साम दाम दंड भेद विभिन्न उपकरणों के द्वारा वह अपनी इच्छा की पूर्ति करते और गरीब लोगों को बेसहारा करके वहां से हटा दिया जाता है। उनके सुख दुख से कोई मतलब उन्हें नहीं होता। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज अब तो ये झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से ये झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अम्मा अपने घर चलो, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपया करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। वो तो उस टोकरी को हाथ से उठा के विधवा बुजुर्ग जो है महिला है उठाकर बाहर ले आई। और अब जैसे ही वो अपनी झोंपड़ी में एंटर करती है, क्योंकि वो टूटी हुई है, तो उसको पुरानी यादें आने लग जाती है, क्योंकि उसने बहुत समय वहाँ पे गुजारा है अपने परिवार के साथ। वो उसी में रही है। जैसे हमने कहानी पढ़ी थी सिक्का बदल गया, तो उसमें जो शहानी थी वो अपनी हवेली को छोड़ के समय जो दर्द अनुभव करती है, वही ये बुढ़िया भी अपनी झोंपड़ी को छोड़ते समय दर्द अनुभव करती है। देखिए, घर सबके लिए घर होता है, भले ही वो एक कमरे का हो, अपना घर अपना ही होता है, चाहे वो झोंपड़ी हो चाहे महल हो। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब हानि लाभ की बात करते हैं तो हमें 1000 रुपये की हानि भी बहुत हानि लगती है, और जो पूंजीपति वर्ग होता है उसे हजारों करोड़ों रुपए की हानि भी उसके हिसाब से वो हानि है, और हमारे हिसाब से तो 1000 रुपये की हानि भी बहुत बड़ी हानि है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाथ से उठाकर बाहर ले आई, फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपया करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वो एक हाथ भी ऊंची ना हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। क्या कहते हैं जमींदार साहब? नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और उस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे, अर्थात कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धनमद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोंपड़ी उसे वापस दे दी। 1900 में यह प्रकाशित हुई थी। जैसा कि मैंने कहा था 1900 और 1901 इसका प्रकाशन वर्ष का समय है, क्योंकि उसी समय में पत्र जो है शुरू हुआ था। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो जमींदार है वह बुढ़िया के जो शब्द सुनकर उसके मन में भाव आते हैं, अच्छे भाव आते हैं, और वह उसको झोंपड़ी वापस दे देता है। और अपने कर्म फल की उसको चिंता होती है कि यदि मैं गलत कर्म करूँगा तो उसका मुझे गलत ही परिणाम मिलेगा। पहले क्योंकि ये सब चीज़ें पॉसिबल थी, आज के ज़माने में तो कोई नहीं मानेगा इस चीज़ को, कोई नहीं हटेगा, है ना। मरवा तक देते हैं लोग बाग, एक टुकड़े 1 इंच उसके लिए भाई भाई को मार देता है, लेकिन फिर भी तो उसका अंतर्मन उसे झकझोरता है, उसका जो अंतरात्मा है वो जागृत हो जाती है, और वह बुढ़िया की झोंपड़ी बुढ़िया को वापस देता है। पूछा जा सकता है आपसे यह प्रश्न, क्योंकि वर्तमान में पंक्तियां देके ही पूछी जा रही है कि किस कहानी की हैं या किसकी हैं। महाराज, इसलिए दोबारा आपको पढ़ के सुना देती हूँ। महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, इसका भार आप जन्म भर
क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। तो विचार करने के लिए बुढ़िया कहती है, और विचार करने के बाद जमींदार को महसूस होता है कि उसने गलत किया, और वो पश्चाताप करता है और बुढ़िया को उसकी झोपड़ी वापस देता है। इसी के साथ एक टोकरी भर कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ दादी नानियाँ सुनाया करती थी, वैसी प्यारी सी सुंदर सी कहानी है। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं तो याद दिला दूँ, लाइक कर लीजिए। जितने भी लोगों ने अभी तक, जिनके मोबाइल में सब्सक्राइब रेड कलर से लगा हुआ है, उस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। और हाँ, घंटी वाला बटन दबाना ना भूलिएगा, उसमें ऑल वाला ऑप्शन भी प्रेस कीजिएगा ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में नेट परीक्षा के अलावा आप अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो लिखिएगा। इसी प्रकार की बेहतरीन कहानियाँ जो नेट परीक्षा के सिलेबस में लगी हुई हैं, साथ ही जो अन्य कहानियाँ जो नेट परीक्षा के सिलेबस में वर्तमान में तो नहीं है लेकिन प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे, वह कहानियाँ भी आपको चैनल पे मिल जाएंगी। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, चैनल पे उपलब्ध प्लेलिस्ट चेक करते रहिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, और वहाँ से आप निःशुल्क विषय सामग्री का आनंद लीजिए। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।